दो फौजन बहुओं का ससुराल में बंटवारा। अरे तुम दोनों की ये लड़ाइयों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। जब देखो तुम दोनों लड़ती ही रहती हो। मुझे क्या बोल रही हो माँ? अपनी इस काली बिटिया को समझाओ। मैं बड़ी हूँ, उसके बाद भी ये मेरी एक नहीं सुनती। ये जरा देखो इसने क्या पहना है, इन कपड़ों में ये जरा भी अच्छी नहीं लग रही। काव्या के कपड़ों को देखकर रेशमा कहती है, अरे काव्या बेटी, तुम्हारी बड़ी बहन सही बोल रही है। एक तो तुम्हारा रंग दबा हुआ है और ऊपर से नारंगी कलर तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो यही कहूंगी कि तुम ये मत पहनो। अगर आपको भी ये कलर मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है माँ, मैं इसको बदलकर कुछ और पहन लेती हूँ। रेशमा की दोनों बेटियां अब शादी के लायक थीं और आज ही उनके घर पर उन्हें देखने वाले आ रहे होते हैं। बहन जी, ये पकौड़े खाइए ना, ये मैंने अपने हाथों से आप सभी के लिए बनाए हैं। हाँ बहन, सच में नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है आपने। अच्छा बहन, तुम अपने साथ अपने फौजी बेटे को नहीं लेकर आई? अरे बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे बेटे फौजी हैं। अब वो फौजी होने के बाद घर में थोड़ी ना पड़े रहेंगे। वो तो बॉर्डर पर हैं और वहाँ पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो शादी के लिए यहाँ तो आएंगे ना, या फिर हमें हमारी बेटियों को बॉर्डर पर लेकर जाना पड़ेगा? अरे नहीं बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो, अब हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है बहन जी। लेकिन अभी आपने मेरी बेटियों को तो देखा ही नहीं, पहले उन्हें देख तो लो आप। अरे बहन जी, क्या देखने की जरूरत है? आपसे ही पता चल गया कि आपकी बेटियां कितनी समझदार और सुलझी हुई होंगी। जिनकी माँ इतनी संस्कारी हो, उसकी बेटियां तो और भी प्यारी ही होंगी। अब चलती हूँ, पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा के मैं आपको भिजवा दूंगी बहन जी। ऐसा कहने के बाद सावित्री वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वह पंडित से शादी की तारीख जल्द से जल्द निकलवाती है और फौरन अपने दोनों बेटों को घर पर ही बुलवा लेती है। जिसके बाद वह अपने दोनों बेटों की शादी रेशमा की दोनों बेटियों से करवा देती है। शादी के बाद जब सावित्री अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है, आओ आओ बहू, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम दोनों इस घर के फौजी बेटों की फौजन बहुएं हो। और ये घूंघट भी हटा दो, आजकल तो बहुत गर्मी हो रही है। सावित्री के कहते ही उसकी दोनों बहुएं अपना घूंघट ऊपर करती हैं, जिसमें से उसकी एक बहू बहुत ज्यादा काली होती है। अरे ये क्या, कहीं रेशमा बहन ने अपनी पड़ोसन की लड़की से तो मेरे बेटे की शादी नहीं करवा दी? नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये काव्या है, मेरी छोटी बहन। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये तो मेरी ही गलती है जो मैंने शादी से पहले तुम्हारी छोटी बहन को देखा ही नहीं। खैर, अब जो होना था वो तो हो ही गया, जाने दो। अब चलो, मैं तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ तुम्हें। सावित्री ऐसा कहने के बाद अपनी दोनों बहुओं को उसके कमरे में ले आती है, जिसके बाद वो दोनों थोड़ी देर आराम करती हैं। थोड़ी ही देर बाद सावित्री पूर्वी के कमरे में आती है और उससे कहती है, अरे पूर्वी बहू, अभी तक आराम ही कर रही है? ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सावित्री अपने हाथों के गहने और बनारसी साड़ियाँ अपनी गोरी बहू को पकड़ा देती है। आज से इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। माँ जी, आपने ये सब मुझे ही दिया है, मेरी बहन को नहीं दिया? क्या वो भी तो इन सब की हकदार है, क्योंकि वो भी इस घर की बहू है? अरे पागल हो गई हो बहू, जो है उसे अपने पास चुपचाप रख ले। तेरी छोटी बहन कितनी काली कलूटी है, उसे ये सब देकर क्या करूंगी? उसके ऊपर तो अच्छा भी नहीं लगेगा। ऐसा कहने के बाद सावित्री वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूर्वी अपने मन में सोचती है, वैसे माँ जी ने तो बिल्कुल ठीक ही कहा है। अब ये सब बट जाता तो मेरे हाथ क्या ही लग पाता। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो इस घर में आते ही मेरे हिस्से की चीजें मिल रही हैं। पूर्वी बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके चलते वो खा पीकर अपने कमरे में सो जाती है। वहीं बेचारी काव्या बहुत ज्यादा उदास होती है और वो अंदर से बहुत बुरा महसूस करती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, माँ जी एक बार भी मेरे पास नहीं आई। ऐसा क्यों? सारा प्यार मेरी बड़ी बहन को ही क्यों मिल रहा है? काव्या बहुत परेशान होती है। उस रात सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, उन दोनों के फौजी पति अपना बैग तैयार करके खड़े होते हैं। अरे ये क्या, आप इतनी जल्दी जा भी रहे हो? अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है। काव्या, जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लीडर ने बताया कि बॉर्डर पर कोई घुसपैठिए घुस गए हैं। जब तक हम उन्हें पकड़ नहीं लेते, तब तक खतरा पूरे देश में रहेगा। और हम दोनों भाई फौजी हैं,
हमें अपने परिवार से पहले पूरे देश को सुरक्षित रखना होगा। ऐसा कहने के बाद वो दोनों फौजी भाई घर से बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद दोनों फौजन बहुएं अपनी सास के पास आती हैं। माँ जी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो बहू, अति सुंदर। और माँ जी, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल सड़ा हुआ बैंगन लग रही हो। सावित्री इस प्रकार उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। इस प्रकार सावित्री अपनी छोटी बहू को बड़ी गोरी बहू के आगे कुछ भी नहीं समझती। वहीं बेचारी काव्या को घर के कोई काम ठीक से करने नहीं आते थे, जिसके चलते उसकी सास उसे हमेशा ताने सुनाती रहती है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये महंगे वाले ग्लास लेकर आई थी और तूने बर्तन धोते धोते सारे ग्लास तोड़ दिए। अपनी बहन से काम करना सीख, वो कितनी समझदार है। आज के बाद इस घर में तू ही सारे काम करेगी। सावित्री बेचारी काव्या को सजा देती है, जिससे पूर्वी को बहुत खुशी मिलती है। अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद पूर्वी अपने कमरे में चली जाती है और एक सीरियल देखने लगती है, जिसमें देवरानी अपनी जेठानी की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है और उसे कंगाल कर देती है। हे भगवान, जमाना तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा है। अब मैं ये रिस्क तो नहीं ले सकती। मैं तो अब अपनी सास से बंटवारा करवाऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी सास से बंटवारे की बात करती है। लेकिन बहू, बंटवारे की क्या जरूरत है? हम सब एक साथ खुश तो हैं ही। मैंने बोल दिया ना माँ जी, मुझे बंटवारा चाहिए तो चाहिए। सावित्री को ना चाहते हुए भी उनका बंटवारा करना पड़ता है, जिसके चलते उसकी गोरी बहू ऊपर वाला कमरा हड़प लेती है और नीचे काव्या को रहना पड़ता है। ऊपर वाले कमरे में रहने की वजह से पूर्वी घर के सभी कामों से दिलचस्पी हटा लेती है और इसी दौरान दोनों बहनें गर्भवती भी हो जाती हैं। माँ जी, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। तभी काव्या आकर ये बात दोहराती है। अरे क्या हुआ? आज तुम दोनों को एक साथ खुशखबरी देनी है क्या? माँ जी, मैं गर्भवती हूँ। माँ जी, मैं भी गर्भवती हूँ। आप दादी बनने वाली हो। ये सुनकर सावित्री बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो पूर्वी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से वो पूर्वी को कोई काम करने नहीं देती। गर्भवती होने के पश्चात सारे काम बेचारी काव्या को ही करने पड़ते हैं। वहीं जब सावित्री कुछ अच्छा और हेल्दी खाना अपनी गोरी बहू को देने जाती है तो वो उसे मना कर देती है। ची 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 ची, ये खाना मैं नहीं खा सकती। इसके अंदर की महक मुझे बहुत बुरी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उल्टियां हो ही जाएंगी। जाओ ले जाओ माँ जी ये खाना मेरे आगे से, मैं अपना खाना स्विगी कर लूंगी। ऐसा कहकर पूर्वी अपना खाना ऑनलाइन मंगवा लेती है। इसी तरह उन दोनों बहनों के पूरे 9 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं अब काव्या घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ जाती है, तो पूर्वी बहुत ज्यादा आलसी हो जाती है। एक दिन अचानक से दोनों बहनों को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते सावित्री अपनी दोनों बहुओं को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर काव्या की डिलीवरी बहुत नॉर्मल होती है, तो वहीं पूर्वी की डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड सी सेक्शन से होती है। आपने एक बहू की इतनी अच्छी देखरेख की और दूसरी बहू की देखरेख में लापरवाही क्यों छोड़ दी? ये मेरी ही गलती है डॉक्टर साहब। बस फिलहाल आप मेरी बहू और उसके बच्चे को बचा लीजिए। हमें आपकी बहू का सी सेक्शन करना होगा, जिसमें या तो बच्चा बचेगा या फिर माँ। आप अपने साइन यहाँ कर दीजिए। सावित्री रोते हुए साइन कर देती है, जिसके बाद सी सेक्शन शुरू हो जाता है। कई घंटों बाद डॉक्टर सावित्री के पास आता है। मुबारक हो, हमने दोनों को बचा लिया है। लेकिन अभी बच्चा बहुत कमजोर है, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त महिला को हेल्दी और स्वस्थ भोजन नहीं मिला। बच्चा भी मशीन में है और आपकी बहू को 1 महीने यहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ये सब सुनकर सावित्री को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, जिसके बाद वो पूर्वी से मिलने जाती है। पूर्वी अपनी सास और काव्या को देखते ही उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और पूर्वी के बच्चे को डिस्चार्ज मिल जाता है और वह अपने ससुराल आ जाती है। उस दिन के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब सावित्री अपनी दोनों बहुओं को एक समान समझती है। तन्वी चाय की थाली लेकर सबके पास आती है, जहां उसको देखते ही सावित्री हैरान रह जाती है। तो क्या ये है तुम्हारी बेटी? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बौनी लड़की को आप मुझे दिखाने के लिए लेकर आए हो पंडित जी। पंडित सावित्री को भड़कता हुआ देख सावित्री से कहता है, बहन जी, छोटी हाइट में क्या रखा है? अरे लड़की का दिल साफ होना चाहिए और वो समझदार होनी चाहिए। और हमारी तन्वी बहुत समझदार है, ऊपर से संस्कारी भी है। आजकल तो हमारी तन्वी जैसी ही बहू मांगते हैं लोग।
कहाँ मेरा बेटा 7 फुट का और कहाँ ये लड़की 4 फुट की। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सावित्री ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी तन्वी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी माँ माया उसके पास आती है और कहती है, रोने की जरूरत नहीं है बेटी, चुप हो जाओ। ये रिश्ता नहीं लगा तो क्या हुआ बहन जी? अरे कोई बात नहीं, मैं दूसरा रिश्ता ले आऊंगा। ऐसा कहकर पंडित भी वहां से चला जाता है, जिसके 1-2 दिन बाद ही बेचारी तन्वी का मूड ठीक होता है और वो फिर से अपने नर्सिंग के इंस्टीट्यूट जाने लगती है और नर्सिंग की क्लास लेने लगती है। तभी वहां पर एक न्यू लड़के का एडमिशन होता है, जिसका नाम करण था। करण बहुत स्मार्ट और टॉल लड़का था। क्लास की सभी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन करण को अपने से छोटी हाइट यानी कि तन्वी बहुत पसंद आई थी। वो जब भी तन्वी से बात करने की कोशिश करता तो तन्वी उसे नजरअंदाज करके चली जाती। एक दिन वो उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पूरी क्लास में सब लड़कियों को मैं इतना पसंद हूँ, लेकिन जब भी मैं तुमसे बात करने तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मुझसे दूर चली जाती हो। तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कोई मुझे पसंद नहीं करता। क्लास में मुझसे कोई भी बात नहीं करता और जब तुम मुझसे बात करने आते हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ, जैसे बाकी सब लोग उड़ाते हैं। आज के बाद तुम्हारा मजाक कोई भी नहीं उड़ाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। खैर, मैं तुम्हें आज अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे भी तुम पहले दिन से ही पसंद हो। मैं भी तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। करण तन्वी से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ अपनी बौनी बहू को देखते ही तेजस्विनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, ये सब क्या है बेटा? मैंने तुझे इतनी आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी आजादी का गलत फायदा उठाएगा। तूने हमसे एक बार भी पूछना लाजमी नहीं समझा और इस बौनी लड़की से शादी करके तू इसको घर ले आया। माँ, मैं और तन्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज से तन्वी इसी घर में रहेगी। तभी वहां पर करिश्मा आ जाती है और अपनी बौनी देवरानी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओह माय गॉड, इतनी छोटी सी लड़की कहाँ से मिल गई देवर जी आपको? इस पूरी दुनिया में आपको इससे ज्यादा छोटी लड़की नहीं मिली। बस कीजिए भाभी जी, मैं नहीं चाहता कि आप तन्वी का मजाक उड़ाएं। अगर तन्वी की हाइट छोटी है तो क्या हुआ, वो बहुत समझदार है और संस्कारी है और मेरे लिए इतना ही काफी है। करण ऐसा कहकर अपनी पत्नी तन्वी को अपने कमरे में ले जाता है और वहीं करिश्मा अभी 3 महीने की गर्भवती थी, जिसके चलते उसकी सास तेजस्विनी उससे कहती है, अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा है ना, जाओ थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। जितना आराम करोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। ठीक है माँ जी, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। करिश्मा अपने कमरे में जाती है और अपने बेड पर लेटने के बाद अपने आप से कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं अपने पर्सनल काम भी इस बौनी नौकरानी से करवा लूंगी। वैसे भी ये इस घर में आई ही इसलिए है ताकि ये इस घर की नौकरानी बन सके। इसकी किस्मत में यही लिखा है। करिश्मा ऐसा सोचकर आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उस दिन के बाद से करिश्मा अपने सारे पर्सनल काम बेचारी तन्वी से करवाने लगती है। तन्वी कभी भी उसे किसी भी काम के लिए मना नहीं करती। वो हमेशा ये सोचती कि उसकी जेठानी उससे बड़ी है और वो अभी गर्भवती है, लेकिन इस बीच उसे ये पता नहीं था कि शादी के 3 महीने बाद ही वो खुद भी गर्भवती हो जाएगी। और जब वो इस बारे में अपनी सास को बताती है तो उसकी सास उससे कहती है, चलो अच्छी बात है, एक साथ इस घर में 2-2 खुशियां आएंगी। तेजस्विनी को ज्यादा खुशी नहीं होती है कि तन्वी को दिख जाता है, लेकिन वो ये किसी को महसूस नहीं होने देती। एक दिन उसकी जेठानी घूमने के लिए जाने वाली होती है। चलो करिश्मा, चलने का समय हो गया है, कहीं मूवी का समय नहीं निकल जाए। अरे दीदी, आप इस हालत में मूवी देखने जा रही हो और वो भी बाइक के ऊपर? मेरी बात मानो, आपका इस तरह जाना ठीक नहीं होगा। मनूस कहीं की, अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। करिश्मा उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति के साथ बाइक पर चली जाती है। मूवी देखने के बाद जब वह वापस आ रही होती है तो घर आते उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह रोती है, जिसका कसूरवार वह अपनी देवरानी को ही बना देती है। माँ जी, ये सब इसी काली जुबान की लड़की की वजह से ही हुआ है। अगर ये मुझे अपनी काली जुबान से रोकती नहीं तो शायद आज मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता। ये सुनने के बाद तेजस्विनी भी अपना सारा गुस्सा
बेचारी तन्वी पर निकाल देती है और तन्वी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। इसी के चलते करिश्मा फिर से बच्चे के लिए ट्राई करती है और कुछ ही समय बाद वह दोबारा से गर्भवती हो जाती है, जिसकी उसे और उसकी सास को बहुत खुशी होती है। लेकिन उस दिन के बाद से करिश्मा के मन में और ही कुछ चलने लगता है। अपने कमरे में बैठी बैठी वो अपने मन में सोचती है, घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो मेरा बच्चा ही इस घर में पहले जन्म लेना चाहिए, इसलिए अब मैं अपनी देवरानी के बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। करिश्मा दिन प्रतिदिन एक के बाद एक चाल चलती है। कभी सीढ़ियों पर तेल गिरा देना, तो कभी साबुन वाला पानी फर्श पर बिखेर देना, तो कभी आई पिल्स खाने में मिलाकर अपनी देवरानी को देने की कोशिश करना। लेकिन इन सब के बाद भी वो किसी में भी कामयाब नहीं हो पाती, जिसके चलते वो एक दिन गुस्से में अपने आप से ही अपने कमरे में कहती है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस बॉनी का बच्चा गिरने को तैयार ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्या खाती है जिसकी वजह से इसका गर्भाशय इतना मजबूत है कि बच्चा गिर ही नहीं रहा। कमरे के बाहर से तेजस्विनी ये सब सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर करिश्मा को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, घर की बड़ी बहू होने के बाद और अपना एक बच्चा खोने के बाद क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि जो तुम कर रही हो उसका नतीजा क्या होगा? अरे जो चीज तुम्हारे ऊपर बीती है वही चीज तुम अपनी देवरानी के साथ दोहराना चाहती हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखती है, और तुम तो एक सांप की तरह उसे डसने जा रही हो। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। तभी वहाँ पर तन्वी आ जाती है। अगर माफी मांगनी है तो अपनी देवरानी से मांगो, अब यही तुम्हें माफ करेगी। गलतियां तो इंसान से ही होती है ना माँ जी, अगर मेरी जेठानी से हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में स्वस्थ लाना चाहती हूँ। माफ कर दो तन्वी मुझे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक औरत होते हुए भी ऐसा किया। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मेरी बहन मुझे माफ कर दो। तन्वी अपनी जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और सबसे पहले तन्वी अपने बच्चे को जन्म देती है। वहीं उसके कुछ महीने बाद करिश्मा भी अपने बच्चे को जन्म दे देती है और दोनों अपने पहले बच्चे के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।